नमस्कार, मैं श्रीमती आशा रानी आज आप सभी का स्टडी खजाना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं कक्षा 10वीं को आज संस्कृत में ये सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि संस्कृत अत्यंत ही रोचक विषय है। आप इसको रुचि के साथ सीखिए। ये न केवल आपके अंकों में ही आपके लिए सहायक होगा, यह आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार भी डालेगा। इसको आप रुचिपूर्वक यदि पढ़ेंगे तो इसके एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में बहुत ही गहन अर्थ छुपा हुआ है, जो आपके पूरे चरित्र निर्माण में भी सहायक होगा। तो आज मैं व्याकरण में जिस विषय का चयन कर रही हूँ, उसमें बच्चों को अक्सर समझने में थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए मैंने उस विषय को चुना है और वो है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि वाच्य क्या है। वाच्य अर्थात एक प्रकार का वाक्य। एक वाक्य को आप दो प्रकार से बोल सकते हैं, तीन प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे हिंदी से मैं आपको लेकर चलूंगी ताकि आप उसको संस्कृत में समझने में आसानी से वहां तक पहुंच पाए। राम पाठ पढ़ता है। इसको आप इस प्रकार से ना कह करके आप कह सकते हैं राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो हम जब परीक्षा देते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि आप इस वाच्य को परिवर्तित करें। राम पाठ पढ़ता है ये आपको दे दिया जाए तो आप इसको परिवर्तित करेंगे, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ये मैंने हिंदी में आपको बोला। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगी कि संस्कृत में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। हिंदी में आपने बहुत सहज तरीके से सीख लिया कि राम पाठ पढ़ता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। लेकिन संस्कृत में आपको शब्द रूप भी देखना है, क्रिया भी देखनी है, प्रथमा विभक्ति भी देखनी है, उसका वचन भी देखना है, उसका लिंग भी देखना है। लेकिन ये काम बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वाच्य के आगे ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्यों लिख दिया। कर्तृवाच्य अर्थात उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कर्तृवाच्य का अर्थ क्या है? जिस वाच्य में कर्ता प्रधान हो। कर्ता प्रधान हो अर्थात कर्ता के अनुसार नियम बदले। नियम क्या है? क्रिया का नियम है। यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों आपस में एक धूप और छांव की भांति परिवर्तित होंगे। कर्ता जिस प्रकार से परिवर्तित होगा, उसी क्रिया भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगी। उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। उसके बाद है कर्मवाच्य, जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार बदले। उसके बाद है भाववाच्य, जहां क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित हो। अर्थात सबसे पहले हम आते हैं कर्तृवाच्य में कौन कौन सी तीन मुख्य बातें होती हैं जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। तीन मुख्य बातें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य में मुख्य किन किन बातों पर ध्यान देना है? कर्ता, कर्ता कौन होता है? अर्थात जो क्रिया करने वाला है। क्रिया अर्थात जो उस काम को करने वाला है। इंग्लिश में हम उसको सब्जेक्ट कह देते हैं, संस्कृत में हम उसको क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता अर्थात जो काम को कर रहा है। उसके बाद कर्ता किस काम को कर रहा है, वो उसका कर्म है, और वो कर्म किस प्रकार से पूर्ण हो रहा है, वो उसकी क्रिया है। तो इसमें तीन मुख्य बातें हो गई, कर्ता, कर्म और क्रिया। इन तीनों पर आपका ध्यान होना चाहिए। क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। उसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्म में क्या होगा? इसका मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था और इसको हमने नाम दे दिया कर्मवाच्य। इसका मतलब क्या हुआ? आप स्वतः अनुमान लगाइए कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। प्रधानता मतलब कि वो प्रधान है,
वो मुख्य है, उसके अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी। तो उसका हमने कर्मवाच्य नाम दे दिया। फिर है भाववाच्य। भाव का अर्थ क्या है? केवल उस भाव को देखना है, तो वहां पर कर्ता और क्रिया दो ही मुख्य आपने ध्यान रखने हैं, और वहां पर जो कर्मवाच्य था उसी को आपने कर्म अगर हटा देंगे तो वो आपका भाववाच्य बन जाएगा। सीधे तौर पर आप इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। अब हम आते हैं कर्तृवाच्य पर। ये केवल मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। अब आपको ये दोनों साथ लेकर चलने पड़ेंगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में हमने क्या देखा? जैसे कर्ता हमने लिखा बालकः, लेखम लिखति। बालकः लेखम लिखति। अब यहाँ पर आपको यदि ये बताया जाए कि आप पहचान करिए ये कौन सा वाच्य हुआ, इसमें कर्ता और क्रिया दोनों के आप संबंध को यदि ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में आपस में एक संबंध दिखाई दे रहा है। लिखति जो ती प्रत्यय आया ये बालकः के अनुसार आया। बालकः एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है। बालकः लिखति, यहाँ पर ये दो संकेत हमें दे रहे हैं कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। ये पहली शर्त है, पहली पहचान है जो बहुत ही सरल है। आपने 8वीं कक्षा तक ये पहचान आपने पढ़ी होगी। ती अंत्य प्रत्यय दिखाई दे रहा है, उधर पुल्लिंग है तो प्रथम पुरुष का ये कर्ता है, तो प्रथम पुरुष की ही आपको यहाँ क्रिया दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? ये कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। इसी को यदि आप कर्मवाच्य में परिवर्तित करना चाहें तो आप क्या करेंगे? कर्मवाच्य में क्या है? आपने कर्म को प्रधान बनाना है। प्रधान का मतलब क्या है? वहां सबसे पहले जो मुखिया होता है, जो प्रमुख है, उसमें प्रथमा विभक्ति ही आती है। तो कर्म प्रधान है तो कर्म में आप प्रथमा विभक्ति ले आएंगे, सबसे पहली पहचान। अब कर्म प्रधान हो गया तो कर्ता जो था उसको आपने गौण करना होगा, उसको मुख्य नहीं रखना होगा। अर्थात यदि वो बदल भी जाए तो भी उस क्रिया और कर्म का कोई आपस में अभेद ना हो। जैसे बालकेन लेखः लिख्यते, ये एक शुद्ध रूप है। ये कैसे बना, यहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगी। आपने कर्म को मुख्य बनाना है। कर्म क्या है? लेखः। हिंदी में भी अगर आप इसको समझना चाहें, पहले कर्तृवाच्य को समझिए। बालक लेख लिखता है। अगर मैं इस बालक को बदल दूं, यहां पर मैं इसको बना दूं बालकौ, अब मैं इस कर्ता की प्रधानता पर आपके पास फिर से जा रही हूं कि कर्ता क्यों प्रधान है। अगर मैं यहाँ बालकौ कर देती हूं और यहाँ पर अगर मैं इसको परिवर्तित नहीं करती हूं तो ये वाक्य अपने आप में अशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कर्ता की प्रधानता है। अगर मैंने कर्ता को बदला तो मुझे क्रिया बदलनी ही होगी, अन्यथा मेरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। तो ये क्रिया किसके अनुसार चली? बालकौ के अनुसार। तो बालकौ के अनुसार यहाँ क्या बन गया? लिखतः। इसका मतलब फिर से आपका ध्यान वही गया कि यहाँ वास्तव में कर्ता प्रधान है, तभी यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। अब फिर आपको जब कर्म पर जाना है, कर्मवाच्य पर जाना है, तो आपने कर्म को प्रधान बनाना है। अब कर्म यहाँ पर क्या था? लेखम लिखति, बालक लेख लिखता है। फिर आप इसको हिंदी में समझिए, बालक के द्वारा लेख लिखा जाता है। बालक के द्वारा लेख लिखा जाता है। लेख लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लेख लिखा जाता है। अब यहाँ कौन लिख रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रही। क्या लिखा जा रहा है? लेख लिखा जा रहा है। इसका मतलब लिखा जाना किस पर केंद्रित हो गया? लेख पर।
कौन लिख रहा है? हो सकता है कि दो बालक लिख रहे हो सकता है कोई महिला लेख लिख रही हो सकता है कोई अध्यापक लेख लिख रहा, लेकिन लेख लिखा जा रहा है। इसका मतलब उसको जहां पर कर्ता प्रधान था उसके स्थान पर हमने इस वाक्य को परिवर्तित करके बालक के द्वारा लेख लिखा गया, रमा के द्वारा लेख लिखा गया, महिला के द्वारा लेख लिखा गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता था उसको हमने बदल दिया, वो बार बार अलग अलग शब्दों में आ रहा है, लेकिन लेख लिखा जा रहा है ये वहीं पर है। तो लेख और लिखा जाना ये दोनों आपस में मुख्य हो गए, इसलिए हमने लेख को प्रधान बनाने के लिए क्या किया, इसको प्रथमा विभक्ति में लेकर के आए। तो यहाँ लेखम के स्थान पर हमने क्या किया, इसको लेखः कर दिया। लेखम और लेखः में आप क्या अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति थी और यहाँ पर अब क्या आ गई, प्रथमा विभक्ति आ गई। तो लेखः लिख्यते, अब हमने लिख्यते क्यों लिखा, क्योंकि लिखतः और लिखति का अर्थ है लिखता है, लिख्यते का अर्थ होता है लिखा जाता है। जो लिख धातु है, इन दोनों में कौन सी धातु है, धातु क्या है, लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, यत प्रत्यय जोड़ करके, ख आधा ही था, इसको हमने लिख्य बनाया। अब ये प्रत्यय वैसे ही चलेंगे जैसे आपने देखा था सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे ही हमने इसका रूप चलाया। तो ये क्या बन गया, ते इते अंते जोड़ा तो ये लिख्यते बन गया। ये शर्त है कि ये लिख्यते ही लिखा जाएगा, यहाँ लिखती अगर आप लिख देंगे तो आपका वो कर्मवाच्य शुद्ध रूप नहीं बना, क्योंकि लिखती का अर्थ है लिखता है। बालक के द्वारा लेख लिखता है, ये वाक्य अपने आप में आप हिंदी भाषा के अगर ज्ञाता है तो आपको स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है कि ये वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको बालक के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, बालकेन लेखः लिख्यते, ये हमारा कौन सा वाच्य बन गया, कर्मवाच्य बन गया। अब तीसरा हम आ रहे हैं किस पर, भाववाच्य पर। ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, ये कौन सा है, कर्मवाच्य। अब क्या है, भाववाच्य। भाव में क्या है, केवल कर्ता और क्रिया। राम के द्वारा पढ़ा जाता है, मोहन के द्वारा खाया जाता है, सोहन के द्वारा सोया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बालकेन लिख्यते। जिस वाक्य में अक्सर आप कर्म नहीं देखेंगे, कर्म का कोई महत्व नहीं होगा, तो वहां पर उस वाच्य को आप भाववाच्य कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने तीनों नियम पढ़े। ये इतना सरल नहीं है कि आपको याद रहेगा, जब आप परिवर्तित करने लगेंगे तो आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी अशुद्ध ना कर दें। इसलिए आप इसको इस प्रकार से भी सीख सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो आप इसका नियम अपने दिमाग में रख सकते हैं, 1 2 1। आपका नियम क्या आ गया, 1 2 1। आप इसको 121 भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसका शॉर्टकट 121 याद कर सकते हैं। वहीं पर ये कौन सा नियम है, कर्तृवाच्य का एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं कि 1 2 1, 1 2 1। इसी प्रकार जब आपने एक को तृतीय विभक्ति में बदला, अर्थात प्रथमा विभक्ति के स्थान पर आप क्या ले आए, तृतीय विभक्ति ले आए, तो आपने यहाँ पर एक को क्या कर दिया, 3 में बदल दिया। द्वितीय विभक्ति के स्थान पर आप क्या ले आए, प्रथमा विभक्ति ले आए, तो यहाँ पर आपने क्या बना दिया, 1 बना दिया। उसके बाद आपकी क्रिया क्या आ गई है, किसके अनुसार आई, इस 1 के अनुसार ही आई है। जहां पर प्रथमा विभक्ति है वहीं पर 1 यहाँ पर आया, तो ये फॉर्मूला आपका क्या आ गया, 3 1 1। क्या फॉर्मूला आपको मिला, 3 1 1। आप इसको इंग्लिश में 311 कह सकते हैं, 311 कह सकते हैं। तो आप आसानी से आप इसको समझने के लिए 1 2 1 311, अर्थात पहला किस में बदल गया, तीसरे में। आप 1 2 1 को 311 करेंगे तो 2 के स्थान पर आप पाएंगे 1 हो गया, 1 के स्थान पर 1 है और पहला जो 1 था उसके स्थान पर आपने 3, पहले के स्थान पर तीसरा, अर्थात कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में था वहां आपने देखा कि वहां तृतीय विभक्ति हो गई।
कर्म में जहाँ द्वितीय विभक्ति थी वहां आपने देखा वो प्रथमा विभक्ति हो गई। जहां क्रिया कर्ता के अनुसार थी यहीं पर क्रिया कर्म के अनुसार आ गई, इसलिए ये दोनों एक एक हैं। तो आपका जो नियम आया वो क्या आया? 3 1 1। अब यहां पर क्या आएगा? 3 और 1 आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर 1 है नहीं, फिर क्या है? ये अपने आप में ही प्रधान है। अब इसका अर्थ क्या है? बालक के द्वारा लिखा जाता है। तो लिखा जाता है कि संस्कृत लिख्यते ही होगी, लिखता है उसका अर्थ होगा, तो वहां आप संस्कृत बनाएंगे लिखति, लेकिन लिखा जाता है तो लिख्यते। यहां तक आपने पढ़ा। बालकः लेखम लिखति, बालकेन लेखः लिख्यते। अब आपको परिवर्तन यदि करना आएगा तो आपको हो सकता है यहां पर द्विवचन दे दिया जाए और आपको मैं वाक्य दे दूं कि आप इसको परिवर्तित कीजिए। रामाः पाठं पठन्ति, ये वाक्य है। पहले आप जाएंगे कि कौन सा वाक्य है? ये कर्तृवाच्य। जब हम वाक्य से वाच्य पर आते हैं तो हम उसको 2-3 रूप में अगर बांटते हैं तो हम वाक्य को वाच्य कहते हैं। तो ये कर्तृवाच्य है। क्यों है ये कर्तृवाच्य? क्योंकि यहाँ पर पठन्ति और रामाः हमें दिखाई दे रहा है कि रामाः में बहुवचन है तो पठन्ति में भी अंति प्रत्यय बहुवचन के अनुसार ही आया। तो रामाः पाठं पठन्ति। इसको यदि आपने बदलना है कर्मवाच्य में तो आप क्या करेंगे? ये क्या नियम था? पहले आप इसका नियम डाल लेंगे 1 2 1 ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको आप पहले को तीसरा लाएंगे। तीसरा मतलब तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति केवल नहीं है, यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको जोड़ दी है कि यहाँ पर वचन पर भी आप ध्यान केंद्रित करेंगे कि यहाँ पर रामाः में कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। तो बहुवचन है तो आप क्या करेंगे? रामाः के स्थान पर रामेण रामाभ्याम रामई। तृतीया में क्या रूप बनेगा? रामई। ये प्रथमा का बहुवचन था, ये तृतीया का बहुवचन है। तो तृतीया के बहुवचन में क्या आया? रामई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? नियम पहले आप दोबारा से दोहरा सकते हैं कि मैंने 1 2 1 को क्या बनाना था? 3 1 1। ये आप पहले लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पर 3 1 1 वाला। अब आपसे गलत नहीं होगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि इस 1 को मुझे किसको? 2 को 1 बनाना है। 2 मतलब द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या है? पाठम। प्रथमा विभक्ति क्या होगी? पाठः। अब यहाँ पर आपने पहले से ही 1 लिख दिया तो आपको ये पता है कि ये किसके अनुसार बदलेगा? इस 1 के अनुसार। 1 का मतलब यहाँ क्या हुआ? पाठः। पाठः है तो आप क्या लिख देंगे? पठ्यते। पठ धातु है, यत् प्रत्यय जोड़ दिया, उसके पीछे ते प्रत्यय आपने जोड़ दिए तो क्या बन गया? पठ्यते। क्या बना? रामैः पाठः पठ्यते। अब यहाँ पर देखो रामाः पाठं पठन्ति, यहाँ बहुवचन की क्रिया थी, यहाँ एक वचन की क्रिया आ गई। इस पर आपने ध्यान देना है कि एक वचन की क्यों आई? क्योंकि ये वाच्य ही बदल गया। वो कर्तृवाच्य था, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में हमने कर्म के अनुसार क्रिया बदली, इसलिए हमने तृतीय विभक्ति लगाई। यहां पर तीसरा है रामैः। यहां पर पाठ नहीं होगा तो यहां पर आप क्या करेंगे? पठ्यते। अब यहाँ पर 3 और 1 वाला नियम। 1 का मतलब क्या है कि आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही क्रिया, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रखनी है, पठ्यते, चाहे कर्ता में बहुवचन क्यों ना हो। यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति है। कर्ता यहाँ स्वतंत्र है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है। क्रिया अपने आप में स्वतंत्र है, वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो इस प्रकार से आपने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जानने की कोशिश की। मैंने भी आपको इसी प्रकार से समझाया कि आप वाच्य को इस नियम में बांध करके यदि आप सीखेंगे तो आप सहज तरीके से संस्कृत में रोचक तरीके से आप नियमों में बंधकर संस्कृत विषय को जानने के जिज्ञासु बनेंगे और आप इस प्रकार से अच्छे अंक ही न प्राप्त कर पाएंगे बल्कि आप उसमें
पारंगत भी होंगे। आप जहां पर भी संस्कृत का एक वाक्य देखेंगे, तुरंत आपका ध्यान, अगर आप वाच्य सीख रहे हैं तो जब आप पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ रहे हैं तो आपका पहला ध्यान यही जाएगा कि वाच्य कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है। इस प्रकार जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार संस्कृत में भी यदि आपको नियम नहीं पता है, यदि आपको शब्द रूप नहीं आते हैं, यदि आपको विभक्ति नहीं आती है तो आप उसका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप शब्द रूप और धातु रूप को भी बहुत ही रोचक तरीके से सीख सकते हैं। उसके भी एक विशेष नियम है जिसमें आप बहुत ही सहज तरीके से शब्द रूप और धातु रूप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज संस्कृत विषय में आपको वाच्य के ऊपर वाच्य परिवर्तन पढ़ाना आवश्यक समझा, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन यह भी बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए आपने आज मेरे साथ वाच्य परिवर्तन सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अवश्य ही समझ में आया होगा। फिर भी मैं हमेशा आपके साथ हूँ।